and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 31st May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट न्यूज इज रेसलर डिफर प्लान टू इमर्स मेडल्स. नाउ वी ऑल नो दैट यहाँ पर रेसलर्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं. क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप सभी को पता है कि उन्होंने यहाँ पर जो बीजेपी के एक एमपी हैं ब्रिजभूषण जी और डब्ल्यूएफआई के जो फॉर्मर यहाँ पर प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर क्या लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं. किसके? हैरेसमेंट की, सेक्सुअल हैरेसमेंट के यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए हैं. अब उन्हें यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए. सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर आया है कि उन्हें क्या किया जाए, जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए. बट अब तक यहाँ पे उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है. तो जितने भी रेसलर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसी के चलते ट्यूसडे कल की बात है, यहाँ पर रेसलर्स ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अब तक जितने भी मेडल्स यहाँ पर जीते हैं उन्हें क्या करेंगे, गंगा में वो प्रवाह कर देंगे. मतलब पूरे जो उनके मेडल्स हैं उन्हें गंगा में डाल देंगे. आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे रेसलर्स यहाँ पर आते हैं एक साथ और अपना अपना मेडल लेकर आते हैं और उसे गंगा रिवर में यहाँ पर उसको डालने की बात करते हैं कि हम अपने सारे जो मेडल्स हैं उन्हें गंगा रिवर में यहाँ पे प्रवाहित कर देंगे. ओके, बट इन्हें अब रोका गया है और ये कहा है कि हम जल्द से जल्द इस पर चीजों पर एक्शन लेंगे. अब फर्दर हम देखते हैं ये कहाँ तक कैसा बढ़ता है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज अमित शाह अपील्स फॉर 15-day पीस इन मणिपुर. अब आप सभी को पता है कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी वो कहाँ गए हुए हैं, मणिपुर के विजिट में गए हुए हैं. अब यहाँ पर मणिपुर के पीपल से उन्होंने ये जो कुकी ट्राइब की ग्रुप है उनसे डिमांड की है कि आप यहाँ पर 15 दिनों तक थोड़ी शांति बनाकर रखिए. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कमेटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं जो ये सारी जो रिलेटेड आपके इश्यूज हैं इसको यहाँ पर देखेंगे. ओके, तो होम मिनिस्टर मीट कुकी सिविल सोसाइटी ग्रुप इन चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइकली टू अपॉइंट अ जुडिशियल कमीशन हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज टू प्रॉप वायलेंस इन द स्टेट. तो यहाँ पर सेंटर क्या करने वाला है, एक जुडिशियल कमीशन को यहाँ पर अपॉइंट करने वाला है जिसमें हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे जो स्टेट में ये वायलेंस हो रहा है उसको देखने के लिए. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने कहा जब तक ये कमीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं हो जाता, बन नहीं जाता, तब तक आप थोड़ा यहाँ पर क्या करिए, शांति को बनाकर रखिए. अमित शाह जी ने उन्होंने ये अपील की है लोगों से. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए नेक्स्ट न्यूज है हमारी, साइंटिस्ट टीम डिस्कवर न्यू एक्सो प्लैनेट विथ मास 30 टाइम्स दैट ऑफ जुपिटर. अब हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या है, एक न्यू एक्सो प्लैनेट को डिस्कवर किया है. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सो प्लैनेट. हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं. प्लैनेट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका ये सन हो गया, हमारा ये सोलर सिस्टम होता है, ये सन है और सन के आसपास यहाँ पर एक आपका सोलर सिस्टम है. तो मतलब जो भी प्लैनेट यहाँ पे सोलर सिस्टम जो सन के चारों तरफ क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं. तो ये आपका होगा सोलर सिस्टम, ये सन की प्लैनेट्स हैं. ठीक है, यहाँ पे सन का पूरा एक ऑर्बिट है और यहाँ पे सन के उसमें आते हैं. अब एक्सो प्लैनेट वो होते हैं जो हमारा ये सोलर सिस्टम है, वो प्लैनेट जो सन के बाहर है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उससे यहाँ पर बाहर है, उसे हम एक्सो प्लैनेट कहते हैं. अभी साइंटिस्ट ने यहाँ पे न्यू एक्सो प्लैनेट को डिस्कवर किया है जिसका जो मास है वो हमारा जुपिटर है उससे भी उसका 30 टाइम्स है. मतलब वो जो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमें यहाँ पे न्यू एक्सो प्लैनेट मिला है, द न्यूली डिस्कवर्ड एक्सो प्लैनेट वॉज फाउंड अराउंड द स्टार कॉल्ड TOI 4603 और SD 24513 नासा's द ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइटिंग इनिशियली डिक्लेयर्ड. ओके, तो यहाँ पर इसका जो मास है वो हमारा जो जुपिटर है उससे 30 टाइम्स है. तो आपको यहाँ पर याद रखना है कितना है, 13 टाइम्स है. तो एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं, देखिए एनी एक्सो प्लैनेट इन एनी प्लैनेट बियॉन्ड द सोलर सिस्टम एंड वन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, Germany, Switzerland and US with the density of -14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो यहाँ पर वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है, हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सो प्लैनेट कहते हैं. अभी यहाँ पर न्यूली इसको डिस्कवर किया गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए एडिटोरियल सेक्शन में ये वाला जो आर्टिकल है ये 2000 की जो नोट अभी यहाँ पर इसको क्या किया है, आरबीआई ने विड्रॉ किया है, उसके बारे में है. तो ये इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज यूनिवर्सल कवर. अब यूनिवर्सल कवर इसमें बात की जा रही, किसका, इंश्योरेंस की बात की जा रही. ओके,
हम यहाँ पे क्या लेकर आ रहे हैं, एक इंश्योरेंस लेकर आ रहे हैं, जैसा कि यूपीआई लाइक पेमेंट होता है। यूपीआई आपका क्या होता है, यूपीआई में हम क्या करते हैं कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो सारे लिंक होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका एसबीआई हो या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, कोई से भी, जितने एक्सिस बैंक है, जितने भी यहाँ पे बैंक होते हैं, हम क्या करते हैं सारे बैंक अकाउंट इसमें होते हैं और हम किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में क्या कर देते हैं, जो पैसों का ट्रांसफर होता है, मनी का ट्रांजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यूपीआई क्या है, आपका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम आ गया है जिसमें हम वेरियस बैंक अकाउंट्स भी आपके होते हैं और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि पैसों का जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही इजीली तरीके से हो जाता है। अब जब बात आती है किसकी, इंश्योरेंस की बात आती है, तो इंश्योरेंस में भी अब यहाँ पर जो हमारा IRDAI है, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम क्या लेकर आएंगे, एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी लेकर आएंगे। इंटीग्रेटेड यहाँ पर पॉलिसी लेकर आया जाएगा जिसमें कि जिस तरीके से आपका यूपीआई है उसी तरीके से अब क्या होगा, हमारा इंश्योरेंस का भी होगा। इसमें हमारा मेन टारगेट ये है कि 2047 तक हमें यहाँ पे जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है उसे और ज्यादा क्या करना है, इंक्रीज करना है। हर घर में क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंश्योरेंस के यहाँ पे वेरियस सेक्टर होते हैं, जैसे कि हम हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, एजुकेशन का इंश्योरेंस कराते हैं, हमारी व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये क्या करना पड़ता है, हमें हर चीज का यहाँ पर अलग अलग इंश्योरेंस लेना पड़ता है और उसके अलग अलग प्रीमियम यहाँ पे हमें पे करने पड़ते हैं। अब पहले क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस हम लेते क्यों हैं, इसमें मतलब हमारा ही पैसा जा रहा है और हमें ही फिर वो हमारा पैसा लौट कर हमारे पास वापस आ रहा है। तो देखिए इंश्योरेंस में क्या होता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने अगर 20 ईयर का प्लान लिया, हमने यहाँ पे क्या किया, 20 ईयर्स का प्लान लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रीमियम भरते हैं हर साल हर महीने, जैसा हमने उसका प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना प्रीमियम भरते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जस्ट एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब खुदा ना खास्ता करें आपकी फैमिली में आपको यहाँ पर कोई क्या हो जाती है, कोई ऐसी डिसीज हो जाती है जिसका जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई है ना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्राइस लग रहा है उसमें। मान लो आपको एक ही टाइम पे 8 से 10 लाख रुपए वहां पे आपको देने पड़ रहे हैं। अगर आपके पास ये इंश्योरेंस रहता है तो इसमें जो आपने प्रीमियम यहाँ पे भरा है ना, आपने जो प्रीमियम यहाँ भरा है, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, इस तरीके की जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में आपको वो पूरे पैसे क्या होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। अब देखिए कब कैसे सिचुएशन आ जाए हमें नहीं पता, कब यहाँ पर हमारे पास पैसे रहते हैं, कब हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं। क्या आप एक ही टाइम पर, जैसे कि आपको तुरंत ही अभी बोल दिया कि आप यहाँ पे 10 लाख रुपए लेकर आइए तभी आपका क्या होगा, ऑपरेशन होगा, अदरवाइज आपका ऑपरेशन नहीं होगा। तो इतना जल्दी यहाँ पर पैसों को मतलब लेकर आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, हमारे पास इंश्योरेंस होता है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए निकलने के लिए हम क्या कर सके, इंश्योरेंस का यूज कर सके। बट अभी प्रॉब्लम ये है, इवन हम क्या देख रहे हैं कि लोगों को पहली बात यहाँ पे इंश्योरेंस की अवेयरनेस नहीं है। ज्यादातर हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने ज्यादा यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं, आपके 9 to 10% पीपल जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उन्हें क्या हो जाता है, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी पॉलिसीज होते हैं, सर्विस होते हैं, वो उनको मिल जाते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें पूरे प्लान प्रोवाइड करती है। बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 90 से लेकर 92% तक जो पीपल है वो कहाँ है, आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उन्हें अलग से क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस को परचेस करना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि हम इंश्योरेंस करवाएं ही ना, ऐसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आ रही, जब आएगी तब का हम तब देख लेंगे, हम यहाँ पे इंश्योरेंस ना करवाएं। इसी के कारण क्या होता है, इंश्योरेंस हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा इसका कम है। अब इसके लिए यहाँ पर क्या लेकर आया गया है कि जो हमारी IRD है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या लेकर आए हैं, एक पॉलिसी लेकर आए हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड पॉलिसी। अब देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं, इस आर्टिकल के बारे में, पहले भी आर्टिकल आ चुका है, ये हमारी द हिंदू का ही न्यूज से है। तो इसमें हम क्या लेकर आएंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज ड्राइविंग मल्टी प्रोंग चेंजेस टू एक्सपेंड सिटीजन सेफ्टी नेट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बंडल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बीमा विस्तार टू प्रोवाइड, यहाँ पे 3 चीजें हैं आपकी, ठीक है, कौन कौन सी 3 चीजें हैं। एक पहले है बीमा विस्तार। बीमा विस्तार क्या है, बीमा विस्तार के अगर बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, जो भी आपके जितने भी है, अगर लाइफ, हेल्थ, एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी कवर थ्रू अ सिंगल सिंपल पॉलिसी, आपकी एक सिंगल सिंपल पॉलिसी होगी जिसमें आपको हेल्थ का इंश्योरेंस भी मिलेगा, आपको अगर लाइफ का इंश्योरेंस है वो भी मिलेगा, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, व्हीकल का इंश्योरेंस है, जितने भी इंश्योरेंस होते हैं सारे आपको एक ही सिंपल पॉलिसी में मिलेगा। ओके, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, बीमा सुगम। बीमा सुगम इज अ प्लेटफॉर्म एज अ वन स्टॉप शॉप फॉर कस्टमर इंटीग्रेटेड इंश्योरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, बीमा सुगम एक ही प्लेटफॉर्म है, मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी पॉलिसी लें, कौन सी पॉलिसी ना लें। तो बीमा सुगम से क्या होगा, आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, कस्टमर को यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, बीमा विस्तार हो गया, बीमा सुगम हो गया, बीमा वर्ष की बात करते हैं। तो लिंकिंग डिजिटल डेथ रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म क्लेमिंग द सेटलमेंट विद इन आवर्स, तो इसमें सारी चीजों को एक ही साथ क्या कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। अब देखिए इंश्योरेंस की जब बात करते हैं तो अर्बन एरिया में भी क्या होता है कि इंश्योरेंस हम बहुत ज्यादा कम करवाते हैं, तो रूरल एरिया में तो ज्यादातर इसकी बात ही नहीं की जाती कि हमें क्या करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है। ठीक है, तो इंश्योरेंस हमें यहाँ पर क्या देखते हुए नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा पीछे नजर आ रहा है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये भी कहा है कि हम क्या करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको भी मार्केट में लेकर आएंगे, जिससे क्या हो, कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा। कंपटीशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो प्रीमियम होगा उसकी पॉलिसी के प्राइस कम होंगे, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, इतने ज्यादा प्रीमियम के प्राइस ज्यादा होते हैं, जो पॉलिसी प्रोग्राम इतने ज्यादा हाई होते हैं, लोग उन्हें लेना, परचेस करना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए इंश्योरेंस के लिए आपकी 3 चीजें आ जाती हैं। पहली क्या आती है कि इंश्योरेंस के लिए लोगों को पहले अवेयरनेस नहीं है। आपके लिए यहाँ पे 3 A's हो सकते हैं। 3 A's किस तरीके से, हमें पहले क्या करना है, अवेयरनेस को लेकर आना है कि लोग पहले तो इसके बारे में अवेयर हों कि इंश्योरेंस आपके लिए यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरी अगर हम बात करते हैं किसकी, अवेलेबिलिटी की, कि क्या आपको यहाँ पे इंश्योरेंस यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तीसरी यहाँ पर बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की, कि आपको यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो एक्सेस आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, मतलब इंश्योरेंस अवेलेबल तो है बट उसका प्राइस यहाँ पर सही है ना, इतना ज्यादा हाई प्रीमियम वाला प्राइस नहीं कि आप उसको पे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो आपको यहाँ पर एक्सेस है या नहीं। तो देखिए आप इन 3 A's का क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और हमारा ये मेन मोटिव वो हो गया है कि हमें क्या करना है, एक सिंगल लेकर आना है बीमा विस्तार की तरह, जिसमें हम क्या करेंगे, आपको जो जैसे आपका UPI लाइक पेमेंट है, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, इंश्योरेंस के लिए भी सिंगल इंटीग्रेटेड पॉलिसी लेकर आएंगे, जिसमें सारी चीजों का आपका कवरेज होगा। अब देखिए IRDAI के बारे में हम देख लेते हैं। ये क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऑटोनॉमस है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, IRDAI एक्ट 1999, इस एक्ट के अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर 2000 में इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन रोल क्या है, रोल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को इंश्योर करना, पॉलिसी होल्डर्स को रेगुलेट करना, इंटरेस्ट को रेगुलेट करना, प्रमोट करना, ये सारा काम किसका हो जाता है, आपका IRDAI का हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें अब क्लियर होंगी। तो साइडकर में पूरा हमारा ये मोटिव है कि 2047 तक हमें क्या करना है, हर एक घर में इंश्योरेंस को पहुंचाना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अनबॉक्सिंग द एक्सपोर्ट टर्न अराउंड इन इंडियाज टॉय स्टोरी। अब यहाँ पर टॉय स्टोरीज की बात करते हैं, जो टॉय आपकी इंडस्ट्री होती है, जो आपका टॉय सेक्टर होता है। तो 2015 से बात करते हैं, 2015 और उसके बाद से करते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा क्या करता था, टॉय का इंपोर्ट करता था। हमारा जो इंपोर्ट था टॉय में बहुत ही ज़्यादा था। बट अब हम क्या देख रहे हैं, 2020 से 2021 में इंडिया अब क्या बन चुका है, एज अ नेट एक्सपोर्टर बन चुका है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ टॉयज। ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ पर क्या, आप ये पूरा डेटा देख सकते हैं, इंडिया हैज रिसेंटली टर्न अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ टॉयज ड्यूरिंग 2020, 20 एंड 21 एंड 21 to 22 एंडिंग डिकेड्स ऑफ इंपोर्ट डोमिनेंस। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते थे, टॉयज का बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे, मतलब दूसरी कंट्री से हम टॉयज को मंगाते थे। अब यहाँ पर इंडिया 2020 एंड 21 में क्या बन गया है, नेट एक्सपोर्टर बना है। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, हम अब क्या बन चुके हैं, नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं टॉयज का। जो पहले चीजें हम बाहर से लेकर आते थे, अब उसको हम बेच रहे हैं, दूसरी कंट्रीज को वहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अब अभी यहाँ पे पूरा देखिए, अब डेटा दिया गया है, बिटवीन 18 एंड 19 एंड 21 टॉय एक्सपोर्ट इंक्रीज फ्रॉम $109 million टू $117 million, इंपोर्ट डिक्लाइन 371 मिलियन टू 110 मिलियन। ओके, ये हमारा ऑफिशियल डेटा है, आप इस डेटा को नोट डाउन कर सकते हैं।
ओके अब देखिए टॉयज की बात करते हैं हम। टॉयज पहले जब भी इंपोर्ट की बात आती है, टॉयज हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे? चाइना से इंपोर्ट करते थे। कहाँ से? चाइना से हम बहुत ज़्यादा टॉय इंपोर्ट करते थे। अब इसी तरीके से क्या होता था, चाइना की तरफ हमारी एक डिपेंडेंसी बढ़ी थी। अब इसका एक फैक्टर ये भी मान सकते हैं, कोविड-19 20 में ही आपका कोविड आया था, तो कोविड-19 एक फैक्टर हो सकता है कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर बना कैसे। क्या होता है कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर बना कैसे, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन यहाँ पे दिया जाता है कोविड-19 का, ठीक है। दूसरा रीजन यहाँ पे दिया जाता है कि हमें क्या बनना है, एक मेक इन इंडिया हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम चल रहा है। चाइना से जो हम टॉयज एक्सपोर्ट करते थे वो प्लास्टिक के होते थे और वो बहुत ज्यादा क्या करते थे, पॉल्यूशन यहाँ पर फैलाते थे, इसलिए हमने ये चीज करा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ से कोई इंपोर्ट करते हैं तो वो जिस कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं तो वो उस कंट्री की इकोनॉमी को क्या करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसलिए हमने ये कहा कि हम क्या करेंगे, इंडिया में ही टॉयज़ का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इंडिया में टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इससे क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी आपकी, वो इसमें यहाँ पे इंक्रीज होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब देखिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि हमारा जो स्मॉल एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन एम्प्लॉयमेंट रहता है, आपका विमेंस रहती हैं। तो इन्हें भी यहाँ पे क्या होगा, एम्पावरमेंट मिलेगा, उन्हें यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा। हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, इंडिया में जो टॉयज बनाए जाते हैं उनमें बात की जाती है कि हम टेराकोटा की यूज करें, ठीक है। टेराकोटा के जो टॉयज हैं उनका यूज करें, हम यहाँ पे जो प्लास्टिक के टॉयज हैं इनका यूज ना करें। तो एक तरीके से क्या होगा, जो पॉल्यूशन होगा वो भी कम होगा अगर हमारा टॉयज की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। एमएसएमई सेक्टर से ही क्या हो सकता है, टॉयज का यहाँ पर होता है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट अगर आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन होगा तो एक देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब जॉब क्रिएशन अगर आपको यहाँ पे बहुत बड़ी आपकी कोई कंपनी है, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं सारी चीजें, तभी क्या हो, जॉब क्रिएशन हो। इन छोटे छोटे सेक्टर से भी क्या होता है, जॉब का क्रिएशन होता है। जॉब क्रिएशन होगा तो मतलब आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट हो रही मतलब आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, यहाँ पे बूम हो रहा है। आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो मतलब वो अल्टीमेटली किसको यहाँ पर करेगी, हमारी जो कंट्री होती है उसके लिए यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरा यही जो इस आर्टिकल में मेनली यहाँ पे पूरा डेटा प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, द एशियन सीन वर्सेस इंडिया। एशियन की बात करते हैं यहाँ पे, जापान और चाइना में बात करते हैं। तो जापान और चाइना की जो पॉलिसी है वो कैसी पॉलिसी है, वहां पर जो पॉलिसी होती है उनका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो जॉब क्रिएटिव है। कैसी उनकी जॉब क्रिएटिव है कि मतलब कि हमें क्या करना है, जॉब क्रिएशन देना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब देनी है जितनी ज्यादा हो सके, ठीक है। 1980s की बात करें, बट इंडिया की अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं तो इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो कैसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी है। मतलब बहुत ज्यादा रिजर्व रख के रखती है। ऐसा है कि हमारा कि सिर्फ हमें क्या करना है, लोगों को सिर्फ जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसे यहाँ पर सेफ रखना है। बाकी जो चीजें हैं, कितने लोगों को यहाँ पे जॉब मिल रही है, कितने लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, उसका यहाँ पर नहीं है। सिर्फ हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो हमारी जो पॉलिसी कैसी है, रिजर्वेशन मतलब कि रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो इसे हमें क्या करना है, इसे चेंज करना होगा और उसे यहाँ पे जॉब क्रिएटिव जो पॉलिसी है उस पर लाना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट होगी तो एक सब किसको यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी, आपकी जो नेशन है उसको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, तो इस आर्टिकल में इतना ही था। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज यूजिंग बुद्धिज्म एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुद्धिज्म को हम क्या कर सकते हैं, एज अ सॉफ्ट पावर के रूप में हम इसको एज अ टूल बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब सॉफ्ट पावर की बात आती है कि व्हाट इज सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर होता क्या है, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर की अगर हम बात करते हैं कि मतलब हम सिर्फ वॉर का यूज नहीं कर रहे हैं या फिर किसी वेपन का यूज किए बिना ही किसी भी कंट्री को हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर लेकर आते हैं, उनके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, सॉफ्ट पावर। जिसमें कि जैसे कि आप कह सकते हैं आपका कल्चरल एक्सचेंज हो रहा हो, आपकी हिस्ट्री यहाँ पर मैच हो रही हो। जैसे कि कंट्रीज के साथ होता है ना कि हमारे रिलेशन है, यहाँ पे बुद्धिज्म ज़्यादा है, श्रीलंका के साथ हम कर रहे हैं, यहाँ पे कंबोडिया के साथ कर रहे हैं, थाईलैंड के साथ कर रहे हैं, कि हमारा जो कल्चर है सेम है। नेपाल के साथ जैसे हम बात करते हैं कि क्या है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है यहाँ पर सेम है। जैसे कि ब्रिटिश ने आपके यहाँ भी क्या किया था, कॉलोनियल रूल था, हमारे यहाँ भी कॉलोनियल रूल था। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हम कल्चर और हिस्ट्री यहाँ पे शेयर करते हैं और उसको एज अ हमारी जो डिप्लोमेसी होती है
हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं तो उसमें हम जब यूज करते हैं तो वो एज अ सॉफ्ट पावर आपके सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात की जा रही है किसकी, बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म को इस टाइम पर कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। आप सभी को पता है कि चाइना कितना ज्यादा यहाँ पे क्या करता है, बुद्धिज्म का यूज करता है एज अ सॉफ्ट पावर। इवन कोल्ड वॉर के इरा में भी चाइना ने क्या किया था, यहाँ पे बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा यूज किया था रिलेशन स्टैब्लिश करने के साथ, यहाँ पे कंबोडिया के साथ, थाईलैंड के साथ, यहाँ पे भूटान के साथ, सारी कंट्रीज के साथ यहाँ पे रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए चाइना ने यहाँ पे बुद्धिज्म को क्या किया था, बहुत ज्यादा यूज किया। अभी रिसेंटली इंडिया में क्या हुआ है आप सभी को पता है, यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर इंडिया में हमने एक ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि हम बुद्धिज्म में हमारा जो मेन मोटिव क्या है, पीस को स्टैब्लिश करना। ठीक है, पीस, जितने भी हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको हम पीस के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखिए फॉर इंडिया बुद्धिज्म प्रोवाइड एन आइडेंटिटी ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक विच वॉज अ टाइम ऑफ इंटेंस वॉयलेंस एंड डिवीजन। तो यहाँ पर जब हमारी कंट्री में इंटेंस वॉयलेंस और डिवीजन था उस टाइम पर, बट हमने ये कहा था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी एक बुद्धिज्म ने हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करी है पीस एंड ट्रांसक्विलिटी की, इसको हम क्या करेंगे और ज्यादा प्रमोट करेंगे। अब देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में बहुत सारी क्या है, बुद्धिस्ट आपकी साइट्स हैं, है ना। नेपाल से अगर हम बात करते हैं, नेपाल के बाद से सबसे ज्यादा जो बुद्धिस्ट साइट है वो कहाँ है, इंडिया में है। बट इंडिया में यहाँ पे इसको ज्यादा, इतना ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, अवेयरनेस की बात नहीं है। दूसरी यहाँ पे बुद्धिस्ट साइड में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, क्या है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, जिसके कारण लोग अवेयर नहीं है और लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं कहीं भी अगर हमें बुद्धिस्ट जो साइट्स हैं अगर हमें विजिट करना होता है तो सबसे पहले नाम किसका आ जाता है, थाईलैंड का नाम आ जाता है, कंबोडिया का नाम आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो कल्चर है, मतलब उन लोगों ने इतना ज्यादा डेवलप कर लिया, उनके पास थोड़ी सी ही चीजें हैं, थोड़ी सी साइट्स हैं, बस उनको इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि लोग वहां ज्यादा जाना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपेरिजन टू कम इन इंडिया। इंडिया में इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया में क्या किया जाएगा, अब जितने भी यहाँ पे एक बुद्धिस्ट सर्कल को सर्किट यहाँ पे ऑर्गेनाइज बनाया जाएगा। बुद्धिस्ट सर्किट का मतलब यहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं वहां पे डेवलपमेंट किया जाएगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताया जाएगा, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो यहाँ पर आए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें आप क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज क्लीन एनर्जी फंड राइज बट मोस्टली इन चाइना, यूरोप, यूएस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब से हमने यहाँ पर देखा है कि यूएस, यूके और रशिया का यहाँ पर वॉर हुआ है, ठीक है, और हमारा जो सारी कंट्री, इवन पूरा वर्ल्ड अब किसकी तरफ जाना चाहता है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, तो हमारा जो क्लीन एनर्जी में फंड है, इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, राइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023। यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है 2023 की, जिसने इन्होंने ये बताया है कि इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है क्लीन एनर्जी में, रिसेंट ईयर हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, स्पेशली इन द हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें और ज्यादा यहाँ पर क्या हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट बात करते हैं कि रिपोर्ट ने यहाँ पे क्या दिखा है, कपल्ड कोविड-19 पेंडेमिक कपल्ड विद ग्लोबल एफर्ट्स इन टैकलिंग एनर्जी स्कैसिटी हैविंग सिग्निफिकेंटली प्रोपेल्ड इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो कोविड-19 के बाद से और उसके बाद यहाँ पर जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं कि हमें क्या करना है, जो एनर्जी की स्कैसिटी है उसको टैकल करना है, इसलिए यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा जो ब्लू वाला पार्ट है वो क्लीन एनर्जी को यहाँ पर शो कर रहा है और रेड वाला फॉसिल फ्यूल्स को। तो 2023 में आप देखेंगे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही है, क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो रही है, बट मोस्टली यहाँ पर चाइना, यूरोप और यूएस में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ पर देखेंगे आप कि द push toward greener fuel is driven predominantly by the renewable power and electric vehicles according to report। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से इन पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पर लो एमिशन की बात की जा रही है कि हमें क्या करना है, जो हम एमिशन है, पावर कट है, उसे लो करना है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करना है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो सोलर एनर्जी के रिसोर्सेस है इस पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट पर बिलियन। यहाँ पर देखेंगे सोलर एनर्जी इज प्रोजेक्टेड टू एक्सीड $1 बिलियन पर डे इन 2023। तो सोलर एनर्जी में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन ये है कि इन अ शिफ्ट फॉर्म कंसिस्टेंट ट्रेंड
of cost reduction, prices for several crucial clean energy technology experienced a rise in 2021 and 22, largely because of escalating input prices of critical minerals, semiconductors and bulk materials such as steel, cement. Okay, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लीन एनर्जी की तरफ, जो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अब धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट और ज्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज द शिफ्ट इन यूएस अप्रोच टू चाइना. यहाँ पर यूएस का जो अप्रोच है ना, वो कैसे चाइना की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है. यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि हमें यहाँ पर चाइना को डे रिस्क करने की बात की जा रही है. ठीक है, कि हमें क्या करना है, चाइना के साथ डी कपल नहीं होना है. डी कपल का मतलब हो जाता है कि हमें उससे अलग नहीं होना है, हमें यहाँ पर डे रिस्क करना है. डे रिस्क मतलब एक तरीके से जो चाइना क्या है, आपका बहुत बड़ा सप्लाई मार्केट है ना. यहाँ पर आपका जो सप्लाई चेन है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा सप्लाई चेन है. कोविड-19 जब आपका आया पेंडेमिक, तो हमें यहाँ पे रियलाइज हुआ कि हमें क्या करना होगा, जो आपका ये सब मार्केट है उसे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है. इसीलिए यहाँ पर जो यूएस है वो क्या करना चाहता है, चाइना को डी कपल करना चाहता, मतलब कि डी रिस्क करना चाहता है. अपना जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उसको और ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना चाहता है, जिससे हम क्या कर सके, चाइना पर डिपेंड ना रहें. तो देखिए, डी रिस्किंग की बात की जा रही है, इसके क्या क्या फैक्टर है कि हम यहाँ पर डी रिस्क क्यों कर रहे हैं. तो पहला क्या आ जाता है कि US shift from decoupling to de-risk. The policy changes has been announced in the wake of several events in high geopolitical significance. यहाँ पर अभी हमारे वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं. कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 डिस्ट्रप्टिव ईयर्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी होपिंग रिजल्टिंग रिबाउंड. कोविड पेंडेमिक के कारण यहाँ पर जो इकोनॉमी है उनको रिवाइव करने में यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं कि जो शी जिनपिंग है, लास्ट 3 डिकेड से वो क्या हो, सेकंड उनका यहाँ पे रूल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये कंटिन्यूसली क्या हो चुका है, इसको 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है. और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चाइना की तरफ जो है रशिया का झुकाव ज्यादा होता नजर आ रहा है. और यहाँ पर चाइना क्या करना चाहता है, पीस को स्टैब्लिश करना चाहता है, मतलब एक तरीके से मेडिएटर बनकर आना चाहता है बिटवीन दिस वॉर. ठीक है, तो ये एक थर्ड चीज ये आ गई. यहाँ पर चाइना क्या बनना चाहता है, पीस मेकिंग डिप्लोमेसी को यहाँ पर लेकर आना चाहता है. और इसके बाद हम बात करते हैं यूएस चाइना रिलेशन, न्यू कोल्ड वॉर एक तरीके से सामने हमें नजर आ रहा है. तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, चाइना को डी रिस्क करना है. इसके लिए सबसे बड़ा आपका क्या आ जाता है, G7 की अभी यहाँ पे जो समिट हुई थी, इसने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. उसमें उन्होंने ये कहा कि यूएस एफर्ट्स टू कीप इट्स अलाई क्लोजर टू इट्स जियोपॉलिटिकल राइवलरी अगेंस्ट चाइना has by adopting the path of de-risk has already won a significant victory in Japan at G7 summit. तो यहाँ पर G7 जो समिट है उसमें यहाँ पे एक तरीके से यूएस को आप कह सकते हैं विक्ट्री मिली है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने सारे एलाइज को यहाँ पर साथ लेकर आ रहे हैं, जिससे वो क्या कर सकें, चाइना को चाइना के अगेंस्ट में, मतलब कि चाइना के अगेंस्ट में डी रिस्क का जो पाथ है उसको यहाँ पर सामने लेकर आ सके. उन्होंने ये कहा कि देखिए, अप्रोच ऑफ टू इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी दैट इज बेस्ड ऑन द डाइवर्सिफाइंग एंड डीपनिंग पार्टनरशिप एंड डी रिस्क नॉट डी कपलिंग. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. हमारा जो मार्केट है, हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो इकोनॉमिक रेजिलेंस है ना, उसे हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. और जो हमारे रिलेशंस हैं उसको और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जा रहा है. हम यहाँ पे सिर्फ डे रिस्क की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ चाइना पर डिपेंड नहीं हो रहे हैं, हम उसे अलग नहीं कर रहे हैं कि चाइना को हम पूरी तरीके से हमने आइसोलेट कर दिया, उसे पूरी तरीके से अलग कर दिया. हम सिर्फ चीजों को क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. ओके, तो हमारी अप्रोच क्या है, डी रिस्क करना, ना कि डी कपल करना. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज 35 lakh students of class 10 failed in dropped out in 2021 and 22 एजुकेशन मिनिस्ट्री. यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक डेटा आया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 35 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास 10th में यहाँ पर क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया है, ड्रॉप आउट कर दिया है. ओके, तो गवर्नमेंट ऑल्सो वांट टू एनालाइज विच बोर्ड परफॉर्म वेल इन नीट टू सिक्योर बेटर रैंक एंड देयर मे बी अ सिग्निफिकेंट वेरिएंस इन सिलेबस. अब क्या होता है, हम जो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनका जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है ना. हर एक स्टेट का जो सिलेबस आप देखेंगे वो अलग अलग होता है. और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नीट का एग्जाम होता है आपका, यहाँ पे क्यूएट का एग्जाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसका तो सिलेबस एक ही जैसा रहता होगा, है ना. उसमें तो चेंजेस वो स्टेट वाइज तो रहता नहीं है कि आपका इस स्टेट से है तो आपके लिए यहाँ पर ये नीट का ये वाला पेपर आएगा, कि अगर आप इस स्टेट से तो आपके लिए ये वाला एग्जाम पेपर आएगा, है ना. ये जो एग्जाम होते हैं नेशन वाइड होते हैं, कॉमन टेस्ट होता है. बट क्या होता है कि
यहाँ पर जो सिलेबस होता है स्टेट वाइज वो अलग अलग होता है, जिसके कारण जब यहाँ पर ये बच्चे यहाँ पर एग्जाम में मतलब कि अपेयर होते हैं तो उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है उस एग्जाम को यहाँ पर टैकल करने में। तो देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करना चाहती है, एनालाइज करना चाहती है कि यहाँ पर कौन सा बोर्ड यहाँ पे मतलब कौन से बोर्ड का सिलेबस कैसा है, कौन से बोर्ड का यहाँ पे सिलेबस कैसा नहीं है, कौन से बोर्ड के जो बच्चे हैं वो नीट में यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएंस ऑफ सिलेबस है वो बहुत बड़ा क्या बन रहा है, एक तरीके से बैरियर बन रहा है नेशनल लेवल जितने भी यहाँ पे कॉमन टेस्ट होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डेटा आया उसमें इन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन क्लास 10 इन 2021 एंड 22 डिड नॉट प्रोग्रेस टू क्लास 11। तो यहाँ पर जो लोग बच्चे 2021 और 22 में यहाँ पर क्लास 10 में इनरोल हुए थे और जो क्लास 11th में अभी आए हैं, तो उसमें हमें क्या देखने को मिला, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सीबीएसई में फिर भी जो रेट है हमें थोड़ा ठीक दिखाई देता है, बट जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें ये जो लेवल है और ज़्यादा हमें इसमें कमी दिखाई देती हुई नजर आ रही। इसलिए ये कहा जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर देखा था कि जो एनसीईआरटी है वो भी क्या है, उनकी जो असेसिंग प्रोसेसिंग है उसको भी वो कॉमन करना चाहते हैं कि जितने भी बोर्ड्स हैं उनको जो असेस किया जाता है एग्जामिनेशन को किस तरीके से, मतलब कैसे स्कोरिंग देनी है, किस तरीके से नंबर देना है, तो उसका जो असेसमेंट होगा उसको कॉमन रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज चाइनीज मिशन विथ फर्स्ट सिविलियन रीचेस स्पेस। अब यहाँ पे चाइना का एक फर्स्ट सिविलियन मिशन है जिसमें उन्होंने क्या किया है, सिविलियन मिशन है। तो देखिए, चाइना सेंड 3 एस्ट्रोनॉट टू इट्स तियांगोंग स्पेस स्टेशन ऑन ट्यूसडे पुटिंग अ सिविल into orbit to the first time as it pursue plan to send a crewed mission to a moon by 2030। चाइना के यहाँ पे क्या मिशन है कि 2030 तक हमें यहाँ पर जो मून है उसमें यहाँ पर उनका जो एक पूरा क्रू है उसको यहाँ पे सेंड करना है। और इसी के चलते अभी इनका ये स्टार्टिंग का भी मिशन है, ये मिशन जो रहा उनका जो लॉन्च रहा वो सक्सेसफुल भी रहा, कंप्लीट रहा मिशन। उन्होंने क्या किया, उनका जो ऑर्बिट है ना, जो स्पेस तियांगोंग स्पेस स्टेशन है वहां पर 3 जो उनके एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको यहाँ पे सेंड किया गया और ये कैसा रहा, सक्सेसफुल रहा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज टेस्टिंग ब्रीड टॉक चैलेंजेस वर्ल्ड वर्स्ट वाइल्ड लाइफ डिसीज। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक था, इसके बारे में तो हमें पता था सभी को। अब वाइल्ड लाइफ डिसीज के बारे में देखते हैं। तो आपका यहाँ पर एक डिसीज है जो फ्रॉग में बहुत ज्यादा क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, एक तरीके से पेंडेमिक की तरह ही वो क्या हो रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका नाम क्या है, कैटरिड्स। तो देखिए, हैविंग अ एबिलिटी टू स्टडी कैटरिड्स इन इट्स रीजन ऑफ ओरिजिन में हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ एशियन स्पीसीज इवॉल्व रेजिस्टेंट। ये स्पेशली किस में होता है, फ्रॉग्स में होता है। इनकी स्पीन में ये आपकी यहाँ पे पेनजूटिक डिसीज है। पेनजूटिक मतलब यहाँ पे जो फंगस होता है, ये बात करते हैं कैटरिड की, ये एक पूरा फंगस होता है जिसके कारण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल जो फ्रॉग थी उनकी 500 स्पीशीज थी। टोटल कितनी थी, 500 जो स्पीशीज थी, उसमें से जो 90 स्पीशीज हैं फ्रॉग की वो क्या हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं। क्या हो चुकी है, एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मॉर्टेलिटी रेट है इस फंगस के कारण वो बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर जो फ्रॉग है वो यहाँ पर बच नहीं पाते हैं और जिसके कारण यहाँ पर टोटली हम देख रहे हैं कि जो 90 स्पीशीज है जो फ्रॉग है उनकी जो स्पीशीज है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये 1980 से फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये एम्फीबियन बायोलॉजिस्ट ने इनको 1980s में ही डिस्कवर किया गया था कि जो कैटरिड जो फंगल है पैथोजन करके इसे रिकॉग्नाइज किया था। इसमें सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल कौन है, जो फ्रॉग की स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा क्या है, वल्नरेबल है। अब ये इफेक्ट कैसे करता है इसमें, मतलब कि फ्रॉग यहाँ पे जान क्यों जा रही है, डेथ क्यों हो रही है। तो देखिए, काइट्रेट्स इन्फेक्ट फ्रॉग बाय रिप्रोड्यूसिंग इन देयर स्किन। जो काइट्रेट्स होता है, ये जो फंगस होता है, इनकी जो फ्रॉग होता है इनकी स्किन में यहाँ पर क्या होता है, डेवलप करना स्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे इनका रिप्रोड्यूस होता है। फिर यहाँ पे जो सिंगल सेल्ड यहाँ पे फंगस होता है, धीरे धीरे इनकी जो स्किन सेल होती है फ्रॉग की उस पे जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है और जो ये पूरी स्किन होती है इसमें पूरे स्किन में हो जाता है। इससे क्या होती है, इनकी जो स्किन होती है वो अफेक्ट होती है। अब ये जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों प्लेसेस पे रहते हैं। तो जब इनकी स्किन अफेक्ट होती है तो क्या होता है, वाटर का और जो सॉल्ट का बैलेंस होता है, फ्रॉग की जो ये एबिलिटी होती है उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देती है, जिसके कारण इवेंचुअली किसको लीड करता है, डेथ को यहाँ पर लीड करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं इसके बारे में कोई भी मतलब हम यहाँ पर मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है वो सामने नहीं आया। इसमें कुछ टेस्ट वगैरह जैसे QPCR, जैसे हम अभी कोविड का टेस्ट था, आपका PCR टेस्ट होता था, RPCR टेस्ट होता था। इसमें गले के थ्रू आप क्या करते थे, पता करते थे कि कोविड-19 का वायरस है या नहीं है। इसी तरीके से इसमें QPCR टेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें इंडिया में सक्सेसफुल
रहा, ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल रहा। ये एशियन ओरिजिन यहाँ पर फंगस है और धीरे धीरे क्या है पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो ये जो QPCR है इसका जो टेस्ट है सक्सेसफुल रहा कहाँ, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पनामा में। अभी भी इसका जो ओरिजिन है, अभी जो टेस्टिंग है इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है और इसका ट्रीटमेंट भी अभी हमारे पास नहीं है। तो देखिए जो ये क्या है, फ्रॉग क्या होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा एक तरीके से हिडन जेम्स हैं फॉरेस्ट के और वेटलैंड्स के। तो इन्हें सेव करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से कदम उठाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन्हें सेव कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।